Welcome to channel Tipo Info. Today our topic is pharmacodynamics. फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो अब से नया टॉपिक होगा फार्माकोडायनेमिक्स। ये छोटा सा टॉपिक है, आज ही एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो हम इसको कवर करेंगे आज के दिन। रिसेप्टर टाइप्स विद एग्जांपल्स और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। यानी हम जो है फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इसकी क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स का ताल्लुक रिसेप्टर के साथ होता है, तो इसके हम काइंड्स ऑफ रिसेप्टर भी डिस्कस करेंगे। जी ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसके डेफिनेशन से, या इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? इट्स डील विद केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स। फार्माकोडायनेमिक्स डील करती है किसके साथ? केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसेप्टर के साथ डील करती है। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है रिसेप्टर, कि आपको इसमें जो ज़्यादातर सुनने को मिलेगा फार्माकोडायनेमिक्स में कि रिसेप्टर के साथ। तो क्योंकि सादा अल्फाज में हम कहते हैं स्टडी द ड्रग्स इफ़ेक्ट इन द बॉडी, कि हम फार्माकोडायनेमिक्स में जो ड्रग के असरात होते हैं बॉडी के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था कि बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, बॉडी उसको किस तरह एब्जॉर्ब करती है, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबोलाइज करती है, एलिमिनेट किस तरह करती है ड्रग को, वो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था। अब जो ड्रग जो है किस तरह जाके बॉडी में असर करती है, यानी क्या खेल खेलती है, बॉडी के अंदर जो है रिसेप्टर होते हैं उसके साथ जाके किस तरह बाइंड करती है। तो स्टडी द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, तो रिसेप्टर्स का इसमें बहुत अहम किरदार है फार्माकोडायनेमिक्स में। तो रिसेप्टर को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। और रिसेप्टर इज़ अ मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर्स क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। इसमें जो अहम लफ्ज़ है वो है मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस, क्योंकि रिसेप्टर रिसेप्टर का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो आपके जहन में होना चाहिए ये मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, जो कि पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब कि जो रिसेप्टर्स होते हैं मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस, उसमें 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। उन सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर जिसके रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ जाकर ड्रग ने बाइंड करना होता है और बाइंड करके अपना फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराना होता है। ठीक है ना? तो रिसेप्टर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। रिसेप्टर का काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट विद केमिकल मैसेंजर टू एग्जिबिट बायोलॉजिकल इफेक्ट। रिसेप्टर का काम होता है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराना। क्या कराना? बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है ना? रिसेप्टर का काम क्या होता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराना होता है। और कैसे शो कराना होता है इन्होंने बायोलॉजिकल इफेक्ट? इंटरेक्ट करके। कैसे शो कराना होता है? इंटरेक्ट करके, इंटरेक्ट विद केमिकल मैसेंजर। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके साथ या जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ड्रग्स के अंदर, उनके साथ इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कराना होता है। ये काम किसका होता है? रिसेप्टर का होता है। ठीक हो गया? अब हम रिसेप्टर्स की थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और रिसेप्टर्स की टाइप्स हम पढ़ेंगे। चलें, रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर और स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? और स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। पहले हमने ऊपर पढ़ा था इससे पहले कि दीज आर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। तो दूसरे अल्फाज में इसको कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड टारगेट
मैक्रोमॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं रिसेप्टर? स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसके ऊपर? सेल सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, सेल सरफेस कहाँ होती है? सेल्स के ऊपर होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तो उस सरफेस के ऊपर ये स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इनको रिसेप्टर कहते हैं। या ये सेल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं या इंटरसेलुलर होते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर ये रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना, या तो सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर होंगे या वो क्या होंगे? सेल सरफेस के ऊपर या इंटरसेलुलर होंगे। यानी रिसेप्टर्स की लोकेशन सेल्स के इर्द गिर्द अंदर बाहर की होती है। ठीक है ना। टू विच ड्रग्स आर बिंड, यानी रिसेप्टर वो जगह है जहाँ पर ड्रग्स ने आकर जुड़ना होता है, इंटरेक्ट होना होता है। एंड शो देयर बायोलॉजिकल इफेक्शन, यानी ड्रग ने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, बिंड करना होता है, और जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बिंड करती है तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराती है। ठीक है, तो ये काम होता है। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली बात है कि रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि रिसेप्टर इसके ऊपर आके बिंड करते हैं, जब वो बिंड या इंटरेक्ट करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। अगर रिसेप्टर के साथ ड्रग ने आके बिंड नहीं किया तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी शो नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर की किस्में। रिसेप्टर्स की कितनी टाइप्स हैं? रिसेप्टर्स की चार मेन टाइप्स हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और इसके बाद है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसमें जो पहले रिसेप्टर में जो लफ्ज़ आ रहा है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लिगेंड का लफ्ज़ बार बार आगे आएगा। लिगेंड का मतलब होता है यहाँ पर ड्रग्स। क्या होता है? लिगेंड को आप याद रखें कि ये इसका मतलब होता है ड्रग, कि जहाँ पर लिगेंड का लफ्ज़ आएगा तो आप समझेंगे कि ये इसका मतलब है ड्रग्स। जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कराती है जो ड्रग का हिस्सा, उसको हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये चार तरह के रिसेप्टर हैं, इनको हम बारी बारी तफसील से पढ़ेंगे। पहला रिसेप्टर है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है? these type of receptors show effect in milliseconds. That is why fast neurotransmitter act on these types of receptor। यानी ये रिसेप्टर जो होते हैं इंतहाई फास्ट होते हैं, अपना असर जो है मिली सेकेंड में शो कराते हैं। जब ड्रग्स आकर इन रिसेप्टर के साथ बिंड करती है तो क्या होता है कि इफेक्ट क्विक रिस्पॉन्स इफेक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, जब ड्रग इन रिसेप्टर के साथ बिंड करती है। ये जो रिसेप्टर होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इनका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ आयन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इनका काम होता है कि आयन को रेगुलेट करना क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल होता है, हमारी बॉडी का जो सेल होता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बाहर जो है क्या करना? रेगुलेशन करना आयंस की, यानी आयन आ रहे होते हैं उसके अंदर जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर सोडियम आयन जो है आउट हो रहे होते हैं और पोटाशियम आयन इन हो रहे होते हैं। तो इस तरह की रेगुलेशन, आयंस की रेगुलेशंस को मेंटेन करना किसका काम होता है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर का। नाम से भी ज़ाहिर है आयन चैनल रिसेप्टर, तो आयन की रेगुलेशंस काम इसका इस रिसेप्टर का काम होता है, लिगेंड गेटेड का। These receptors open when some ligand bind with the receptors and it permits simultaneous diffusion of sodium ion into and potassium ion आउट ऑफ द सेल। यानी ये रिसेप्टर क्या होते हैं? आयन की रेगुलेशन करते हैं। और जब ये रिसेप्टर्स ओपन होते हैं यानी सेल्स के अंदर ओपन होते हैं तो क्या होते हैं? सम लिगेंड्स का आपको पीछे बताया था, क्या मतलब है लिगेंड का? ड्रग्स। तो ड्रग्स जो है जब इनके साथ बिंड करती हैं रिसेप्टर के साथ तो क्या होते हैं? इस ये आयन चैनल क्या कहते हैं? इसको इजाज़त देते हैं सिमल्टेनियसली डिफ्यूज़, यानी ड्रग्स के साथ
जब ये बिंड करते हैं तो एक ही वक्त में ये डिफ्यूज़ होती है, यानी इसके अंदर डिफ्यूज सोडियम आयन जो है इसके अंदर सेल के अंदर क्या होते हैं, इंटर होते हैं, और पोटाशियम आयन जो है ना सेल से आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, और जब ये ड्रग जो है बिंड करती है इन लिगेंड गेटेड आयन चैनल के साथ, जो विच लीड टू बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी जब ड्रग बिंड करती है तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराएगी। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है आयन चैनल रिसेप्टर की, या लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इसकी एग्जांपल्स हैं निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। तो आपने इस एग्जांपल को इसमें, क्योंकि इसमें बहुत से आपको नाम याद करने पड़ सकते हैं, तो आप इसका इसकी मेमोरी आपने वोकैबुलरी बनानी है इनके नाम की, जिसकी जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी वही इसमें पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकता है और वही इसका अच्छा एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकता है। तो पहली एग्जांपल क्या है, निकोटाइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है आयन गेटेड की, गैबा गामा अमीनो बुटारिक एसिड, गैमा अमीनो बुटारिक एसिड। ठीक है, और तीसरी एग्जांपल क्या है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर की, ग्लूटामेट रिसेप्टर। ठीक है, दूसरे जो रिसेप्टर आज हम पढ़ेंगे वो उन रिसेप्टर्स का नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, रिसेप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक फार्मोडायनामिक्स के साथ होता है। फार्मोडायनामिक्स में ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बिंड होती है, तो हमें रिसेप्टर का पता होगा तो ही हम ड्रग्स का रिसेप्टर के साथ इफेक्ट बिंड होने के बाद उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम दूसरे रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर नेम बिकॉज गैनोसाइन न्यूक्लियोटाइड। इन रिसेप्टर का नाम इसलिए दिया गया है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, क्योंकि पहला तो जी गैनोसाइन को शो करता है, पहला जो है गैनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, यानी ये किस्म की प्रोटीन है गैनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, और या गैनोसाइन डाईफॉस्फेट या गैनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये इसके साथ इस अंदर इस रिसेप्टर में ये चीज़ शामिल होती है, गैनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, गैनोसाइन डाईफॉस्फेट, गैनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसीलिए इसका नाम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। जी प्रोटीन क्या कहाँ होती हैं, जी प्रोटीन इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कंप्राइज ऑफ द थ्री सब यूनिट। जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये प्रोटीन पाई जाती हैं, और ये मुश्तमिल होती हैं तीन सब यूनिट के साथ। तीन सब यूनिट जी प्रोटीन्स में होते हैं। कौन से तीन सब यूनिट होते हैं, वो तीन सब यूनिट होते हैं इसके अंदर अल्फ़ा, गैमा और बीटा। इसके अंदर तीन सब यूनिट होते हैं, तो तीन सब यूनिट इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा, गैमा और बीटा। तीन सब यूनिट इसके इस प्रोटीन के अंदर होते हैं, कौन से, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, इनके साथ मिलकर ये जो है असर शो कराती है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, यानी ड्रग जब इनके साथ इंटरेक्ट होंगी तो ही असर शो कराएंगी। ठीक है, when a drug binds to these receptors the alpha subunit is dissociated and become free to give biological effect, यानी ड्रग्स जब इन रिसेप्टर्स के साथ बिंड करती है तो अल्फा इसका जो सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट इससे अलग हो जाता है और अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराता है, यानी जो दो बीटा और गैमा बिंड होते हैं उसके साथ, और सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल मेम्ब्रेन से अल्फा रिसेप्टर सब यूनिट जो है अलग होकर डिसएसोसिएट होकर अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कराता है। एग्जांपल्स क्या है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, डोपामिन रिसेप्टर, ओपिएट एड्रेनो रिसेप्टर्स, दी रिसेप्टर प्रोड्यूस इफेक्ट इन सेकंड। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अपना असर सेकंड में शो कराते हैं। ठीक है, डोपामिन रिसेप्टर इसकी मिसाल है, ओपिएट एड्रेनो रिसेप्टर इसकी मिसाल है, और ये क्या करते हैं, अपना इफेक्ट किस में शो कराते हैं, सेकंड्स के अंदर। जो पहले हमने पढ़े हैं रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स अपना एस इफेक्ट मिली सेकंड में शो कराते थे, और ये सेकंड्स में शो कराते हैं, यानी इनका रिस्पॉन्स टाइम
आयन गेटेड लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर से कम होता है। थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर है वो इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हैं। इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हैव अ एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड binding domain linked to an intracellular domain that poses an intrinsic catalytic activity। enzyme linked receptors जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, यानी पहली बात है ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। जो इससे पीछे हमने पढ़े हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर वो इंटरसेलुलर थे और एंजाइम लिंक्ड एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। और इसके साथ लिगेंड बाइंडिंग, यानी लिगेंड का मतलब पीछे हमने पढ़ा ड्रग, इनके साथ ड्रग बाइंड होती है और उसकी डोमेन लिंक्ड होती है एंड इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर के साथ लिंक्ड होती है उसकी डोमेन। और इंटरसेलुलर डोमेन जो होती है वो पोजेस होती है, उसके अंदर शामिल होती है इंटरसेलुलर पोजेस एंड इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी सेल के अंदर जो होते हैं इंटरसेलुलर के सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर नेचुरली तौर पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, यानी वो खुद ब खुद उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को बढ़ा देते हैं ड्यू टू इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी। लिगेंड बाइंडिंग गिव्स अस बायोलॉजिकल इफेक्ट। लिगेंड जब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के साथ जो ड्रग बाइंड होती है तभी वो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराती है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इन रिसेप्टर की? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इसकी मिसाल है। यानी इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कौन से रिसेप्टर? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं। और इनकी आगे रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? दीज द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स इन फ्यू मिनट्स, ये मिनट्स में रिस्पॉन्स देते हैं। जो पहले हमने पढ़े हैं रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, उनका रिस्पॉन्स टाइम था इन अ मिली सेकेंड। तो दूसरे नंबर पर हमने पढ़े थे दूसरे नंबर पर थे उनका रिस्पॉन्स टाइम था सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इनका रिस्पॉन्स टाइम है इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, जो लास्ट फोर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आपको मैंने बताई थी। फोर्थ टाइप जो है इसकी वो है एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो आप पेपर को इस तरह तैयार करें कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप उसको एमसीक्यूज वाइज जब रट्टा मारेंगे तो हो सकता है आपको एमसीक्यूज तो याद हो जाएं, आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन है वो उसको आप इन डिटेल उसके क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस से नहीं दे सकेंगे या उसको गलत अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप बजाय एमसीक्यूज़ को रट्टा मारने के उस एक टॉपिक को उठाएं और उसको पूरी तरह उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसको समझें, ताकि आपको दोनों तरह से 100% तैयारी हो, एमसीक्यूज़ वाइज और थ्योरी वाइज, सब्जेक्टिव वाइज। तो मैं अभी आपको सब्जेक्टिव वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो एमसीक्यूज़ वाइज भी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक मैं आपको ग्रैंड पेपर दूंगा जिसके साथ आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह होना है। तो बहरहाल हम लास्ट रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंटरसेलुलर रिसेप्टर। इंटरसेलुलर रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज रिसेप्टर इंटायरली इंटरसेलुलर, ये रिसेप्टर क्या होते हैं? इंटायरली इंटरसेलुलर होते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि किस पूरे के पूरे ये रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। यानी कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि जो आधे सेल के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और इंटरसेलुलर होते हैं। यानी ये रिसेप्टर पूरे के पूरे इंटायरली इंटरसेलुलर होते हैं। और देयर फोर लिगेंड डिफ्यूजेस, यानी जो ड्रग्स होती है इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ यानी मुकम्मल तौर पर इन सेल के अंदर क्या हो जाती है? हल हो जाती है, इंटर हो जाती है और इंटरेक्ट विद रिसेप्टर, यानी इंटरसेलुलर सेल के अंदर जाके वो डिफ्यूज़ होती है, उसके अंदर इंटरेक्ट कर जाती है एंड गिव बायोलॉजिकल इफेक्ट। जब जैसे ही ड्रग इन सेल्स के साथ रिसेप्टर के साथ इंटर होके सेल के अंदर जाके इंटरेक्ट करती है तो फिर वो बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कराते हैं। यानी जिस मकसद के लिए हमने दवाई ली थी या ड्रग ली थी वो उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कराते हैं बाय बाय डिफ्यूजिंग इन सेल to interact with these receptor. It located inside the cell
रेदर देन ऑन सेल मेम्ब्रेन। यानी ये पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये इंटरसेलुलर रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं बजाय सेल मेम्ब्रेन के होने के। सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द सेल होती है और ये जो है रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। इट हैव एबिलिटी टू डायरेक्टली बिंड टू डीएनए, यानी जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं ये डायरेक्टली बाइंड होते हैं डीएनए के साथ एंड रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शंस, यानी ये जीन ट्रांसक्रिप्शन यानी जीन्स की तब्दीली के को रेगुलेट करने के लिए काम आते हैं इस दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक हो गया। एग्जांपल्स क्या हैं इनकी, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स का जीन्स में बड़ा अहम किरदार होता है। एंड द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स भी इसकी मिसाल है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। और दूसरी एग्जांपल है रिसेप्टर फॉर एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स एंड विटामिन डी, रिसेप्टर फॉर एंटी डायबिटिक्स ड्रग विटामिन डी भी इसकी मिसाल है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। और इसका रिस्पॉन्स टाइम रह गया, इसका इनसेट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी स्लो, सबसे ज़्यादा स्लो होता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है, इन अ फ्यू आवर्स की शक्ल में होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर्स। अब फ्यूचर लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉस्टोलॉजी, एक नया टॉपिक है तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और आपका मेरे साथ लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस आज के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है या कोई एक सिंगल पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरी नीचे ईमेल और सेल नंबर और हर चीज़ दी गई है, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For more update, please like, share and subscribe.